नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, एज ए सीए स्टूडेंट ना हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप जितने करा लो हमसे, बट हमें प्रॉब्लम आती है थ्योरी सब्जेक्ट्स में। थ्योरी हम किसी तरह पढ़ तो लेते हैं, बट लंबे समय तक उसको याद नहीं रख पाते हैं, माइंड में रिटेन नहीं कर पाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली 4 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप थ्योरी पढ़ने के बाद उसको लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन कर पाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीपल रिविजन्स। तो ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ती है चीज़ें याद करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स करनी पड़ती है, जिसमें पहली रिवीजन होती है एकदम डिटेल्ड वाली, जिसमें आप सब कुछ पढ़ते हो विदाउट पुटिंग एनी फिल्टर, सब कुछ मतलब सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रोविजंस। उसके बाद आप सेकेंड रिवीजन करते हो, जिसमें आप ऑब्वियसली कम टाइम लेते हो बिकॉज चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। उसके बाद आपको आइडियली PYQs अटेम्प्ट करने चाहिए, जहाँ पे आपको अपनी औकात पता चलती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, राइट। एंड PYQs करने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी वीक पॉइंट्स कहाँ है, वीक एरियाज़ कहाँ पे है। इसके लिए जिसके लिए आप थर्ड रिवीजन में आप उन वीक पॉइंट्स पे ध्यान देते हो, है ना। तो 3 रिविजन्स तो आपको मिनिमम करनी है, ये मिनिमम लिमिट है। एंड हायर लिमिट तो कोई है ही नहीं, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप फर्दर रिविजन्स ऐड कर सकते हो। तो ये पॉइंट तो बहुत कॉमन था, आप सबको ये पॉइंट पता होगा, राइट। इसलिए हम अपने सेकेंड पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है रिवाइज द कंटेंट स्टडीड यस्टरडे बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक टुडे। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल जो टॉपिक पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि कल कोई टॉपिक पढ़ा, आज सीधा नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर कल अगेन नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले का पढ़ा हुआ है उसका कुछ पता ही नहीं, याद है नहीं है, समझ आया नहीं आया, क्योंकि आपने उसको दोबारा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप पुराना टॉपिक रिवाइज करेंगे, सही है। तो कुछ बच्चे ना इसको फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करते हैं, बट वो लोग भी एक गलती कर जाते हैं कि जब वो चीज़ें रिवाइज़ करते हैं ना तो वो बुक उठा लेते हैं और बुक से कंटेंट ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, उनको लगता है रिवाइज़ हो गया और नए टॉपिक पे जंप ऑन करते हैं। बट दिक्कत क्या है ना, जब आप बुक से पढ़ते हो ना आपको लग रहा होता है कि रिवाइज़ हो रहा है, बट उससे ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, आपने वो सुपर 30 वाला डायलॉग सुना होगा, ये वाला याद है आपको? अरे कलम मत उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। तो आपको सेम चीज़ करनी है, बुक रखो साइड में एंड माइंड में रिकॉल करो कि कल क्या पढ़ा था, क्या याद किया था, क्या समझा था, है ना। माइंड में रिकॉल करो एंड अपने आप को बोल बोल के सुनाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अब सपोज़ मैंने कल सेक्शन 4 पढ़ा था, जिसमें मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड बाकी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, एंड आज मेरे को सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ना है। तो आर्टिकल्स पढ़ने से पहले मैं सेक्शन 4 रिवाइज़ करूँगा। अब मैं रिवाइज़ कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं बुक रखता हूँ साइड में एंड माइंड में रिकॉल करता हूँ कि सेक्शन 4 में हमारा MOA आता है, विच इज़ द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, है ना। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें मेनली 6 क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड OPC के केस में नॉमिनेशन क्लॉज। अब नेम क्लॉज में हमारी चीज़ें आती हैं, क्या आता है, कंपनी का नाम आता है। प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड लगता है नाम के पीछे, एंड पब्लिक कंपनी के केस में सिर्फ लिमिटेड लगता है। एंड OPC के केस में ब्रैकेट में 1% कंपनी लिखते हैं या फिर एक्रोनियम यूज़ करते हैं OPC। बट सेक्शन 8 कंपनी के केस में सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं। उसके बाद सिचुएशन क्लॉज में हम उस जगह का नाम डालते हैं, उस स्टेट का, जिस स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर होने वाला है, राइट। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें हम वो पर्पस लिखते हैं, डोमेन एरियाज़ लिखते हैं जिसके अंदर कंपनी हमारी काम करने वाली है एंड जिसके बियॉन्ड कंपनी कुछ भी काम नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने कुछ पावर्स लिखी, कुछ काम लिखे, बट कंपनी उसके बियॉन्ड कुछ काम कर रही है, तो वो सारे काम अल्ट्रा वायस हो जाएंगे एंड वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे। इससे रिलेटेड एक केस भी हमने पढ़ा था, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिची, है ना, तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है, दैट इज़ लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में कंपनी की लाइबिलिटी लिखी होती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिखा होगा द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिखा होगा द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर्स टू पे एट द टाइम ऑफ to contribute to the assets of the company at the time of liquidation and to the cost of the company or to the expenses of the company, है ना। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल क्लॉज, जिसमें हम लिखा होता है कि
कंपनी मतलब मैक्सिमम कैपिटल लिखी होती है विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड, विच इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। कौन सा मेंबर कितने शेयर होल्ड कर रहा है उसके नाम के सामने लिखा होता है वो, ठीक है। कोई भी बंदा अगर 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है तो उसकी भी डिटेल्स लिखी होती हैं उसमें। एंड फाइनली हमारा आता है नॉमिनेशन क्लॉज, जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा होता है, 1% कंपनी के नॉमिनी का नाम लिखा होता है, सही है। उसके बाद कुछ नेम से रिलेटेड प्रोविजंस थे इसी सेक्शन में कि कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू क्लोजली रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई ऑफेंस क्रिएट कर दे या फिर जो कि इनअप्रोप्रिएट हो इन व्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। एंड नाम में कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए जिससे ऐसा पता लगे कि कंपनी का कोई कनेक्शन है विद द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के साथ, है ना। एंड कंपनी एक वर्ड, ये वाला वर्ड यूज़ कर सकती है तभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पावर्स दे दे। उसके बाद नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे कि कंपनी को अपना नाम रिजर्व करवाना है तो अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी भी अप्लाई कर सकती है एंड कोई नई कंपनी भी अप्लाई कर सकती है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी अप्लाई करती है तो उसका नाम रिजर्व होता है फॉर 60 डेज़, अगर नई कंपनी अप्लाई करती है तो उसका नाम रिजर्व होता है फॉर 20 डेज़, है ना। तो ऐसे सारे प्रोविजंस, तो इस टाइप से, इस तरीके से कुछ मैं रिवाइज़ करता था, माइंड रिकॉलिंग करता था, अपने आप माइंड में रिकॉल करके खुद को सुनाता हर चीज़ें। ऐसे ही आपको भी करना है, डेली करना है। आज कंटेंट पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज़ करना है ना। एंड फिर वीकेंड पे जाके आप क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेना कि पूरे वीक में जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया, इन द सेम वे कि बुक साइड में रखिए, माइंड में रिकॉल किया, अपने आप को सुना लो। अगर आप ये माइंड रिकॉलिंग एक्सरसाइज करते हो तो आई गारंटी, आप हो ही नहीं सकता ऐसा कि आप चीज़ें भूल जाओ, है ना। अगर आप भूल भी जाते हो तो एक बार आप दिमाग में सोचोगे, रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, बिकॉज आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है कि अगर आप उसको प्रेशर डालते हो उस पर कि सोचो भाई, रिकॉल करो, तो करता है रिकॉल चीज़ों को, है ना। तो आपको ये डेफिनेटली करना है फॉलो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो हमारा फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट है मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है इन डूइंग मल्टीपल रिविजन्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना तो रिविजन्स आप बहुत जल्दी कर पाते हो, जल्दी रिविजन्स कर पाओगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा एंड उस एक्स्ट्रा रिमेनिंग टाइम में आप और रिविजन्स कर सकते हो, है ना। जब मैं सी फाउंडेशन में था तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे एंड मुझे दिक्कत आती थी ड्यूरिंग रिविजन टाइम, क्योंकि मेरे को पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, स्टडी मटेरियल बार बार, एंड उससे क्या होता था ना, टाइम भी ज़्यादा लगता था एंड कभी कभी बोरिंग सा फील होता था वही बुक बार बार पढ़ने के लिए। जब मैं सी इंटर में आया तो मेरे जो सर थे उनकी तरफ से मेरे को एक समरी बुक मिली थी, शॉर्ट नोट्स कह सकते हो आप उनको। उससे मेरे को आई कैन टेल यू कितना बेनिफिट हुआ था। उसके हेल्प से मैंने अराउंड 4 रिविजन्स करी थी, 2 मेन बुक से एंड 2 शॉर्ट नोट्स वाली बुक से। एंड सबसे ज़्यादा उस बुक का मेरे को बेनिफिट हुआ था एग्ज़ाम से पहले, जो 1.5 डेज़ होते हैं उसमें, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा था, टाइम बहुत कम था रिवाइज़ करने के लिए, तो शॉर्ट नोट से मेरे को बहुत हेल्प मिली कंटेंट जल्दी रिवाइज़ करने के लिए, राइट। तो आपको भी शॉर्ट नोट डेफिनेटली बनाने चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो यही थे आपके मेनली 4 पॉइंट। सबसे पहले मल्टीपल रिविजन्स करनी है, उसके बाद पुराना कंटेंट रिवाइज़ करना है नया कंटेंट पढ़ने से पहले, है ना। एंड बुक उठाने से पहले माइंड में रिकॉल करना है चीज़ों को, कुछ नहीं याद आ रहा है फिर बुक उठानी है। एंड फाइनली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिसकी हेल्प से आप रिविजन्स करेंगे, है ना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बेकार में आप बच्चे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीज़ों को। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट, लॉ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे, प्रोविजंस को समझेंगे, है ना। नेक्स्ट डे पुराना वाला रिवाइज़ करेंगे, फिर नए पे जाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। वीकेंड पे सारा दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे, है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे, सिलेबस ख़त्म करेंगे, फर्स्ट रिवीजन करेंगे जिसमें सब कुछ पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रोविजंस, सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद सेकेंड रिवीजन करेंगे, फिर PYQ क्यू करेंगे, फिर थर्ड रिवीजन में वीक पॉइंट्स को देखेंगे क्या है, फिर फाइनली एग्ज़ाम देंगे, है ना, एंड एग्जामिशन लेके आएंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीज़ों को आराम से करना है, राइट। तो आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड टॉपिक आप हमेशा की तरह मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।